हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी आपको कुछ ऐसा सिखाएगी जो आपको किसी किताब में नहीं बल्कि जिंदगी के कुछ कठिन रास्तों पर चलकर सीखने को मिलेगा। एक बाप और उसका टीबी से पीड़ित 7 साल का बेटा दोनों अकेले दर दर मदद के लिए भटक रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है भोरा अपने बेटे को लेकर जंगल के रास्ते से एक गाँव की ओर पहुंचता है जहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब है। ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने किसी बाहरी इंसान को पहली बार देखा है। माँ अपने बच्चों को भोला को देखकर उसे दूर ले जाने लगती है और सभी लोग अपने अपने घरों में भागने लगते। तभी भोरा देखता है कि कुछ लोग किसी ओर इशारा करके उसे वहां से हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसे देखकर वो सभी चुप हो जाते हैं। आखिर वहां ऐसा क्या है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर फिलहाल इन दोनों को गाँव का मुखिया देख लेता है और उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाता है, जहाँ पर दोनों बड़े ही चाव से खाने को खाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसे जंगलों में चलते हुए काफी समय हो गया। जब पेट भर जाता है तो भोरा अपने बारे में बताना शुरू करता है, कैसे उसकी बीवी की मौत एक जंग में हो गई। उसके बाद वो दोनों ही अकेले बचे हैं। बेटे यूनी को टीबी की बीमारी है, उसका एक पैर भी ठीक नहीं है और इसीलिए मैं इलाज के लिए उसे सियोल शहर लेकर जा रहा हूँ, पर सफर लंबा है। मेरा आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, क्या हम दोनों 2 दिन यहाँ पर रुक सकते हैं? मुखिया सोच में पड़ जाता है और अपना तंबाकू पीने लगता। ये देखकर भोरा उसे एक विलायती सिगरेट का डिब्बा तोहफे में देता है, जिसे पाकर वो उन्हें इजाजत दे देता है यहाँ पर रहने के लिए। अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर आज गाँव में एक बच्चे का नामांकन हो रहा है, पर भोरा देखता है कि उसका एक कान कटा हुआ है, जो कि बहुत ही अजीब बात है, मानो जैसे किसी ने जबरदस्ती ये काम करा हो। लेकिन सभी इतने खुश होते हैं कि वो भी उनकी खुशी में शामिल होने का फैसला करता है और बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। यही बांसुरी उसकी रोजी रोटी का साधन है, इसी से उसका जीवन चलता है। पर वहाँ के लोग उस बांसुरी की धुन को सुनकर उससे दूर भागने लगते हैं, मानो उसने क्या ही बजा दिया हो। वहीं एक तरफ हम मीशू नाम की जवान लड़की को देखते हैं जो अंडे को तोड़ते वक्त बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि एक अंडे में से खून निकल रहा है, शायद वो फर्टाइल हो चुका है। तभी वहाँ मुखिया आता है और कहता है कि डरो मत, लगता है कि अब अगली तांत्रिक मीशो बनने वाली है, उनकी आत्मा अब इसके अंदर आने वाली है। खुशी की बात है ये चीज सुनकर हम कुछ समझ नहीं पाते, जैसे कि भोरा समझ नहीं पाए। खैर, रात हो जाती है और मुखिया का बेटा आकर उसे पूछता है कि ये दोनों कब जाएंगे। उसके चेहरे में एक गुस्सा था, न जाने इसके पीछे क्या वजह थी। शायद वो उन्हें पसंद नहीं करता है, वो दोनों ने इनका क्या ही बिगाड़ा है और ऐसा क्या है इस गांव में जो लोग इतना अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अब उसी रात वो भोरा को बुलाकर कहता है कि तुम्हें किसी को भी ये नहीं बताना है कि बाहर युद्ध खत्म हो चुका है। वो अचंभित हो जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उसी रात खाने के बाद सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। वहीं मुखिया सभी को बताता है कि भोरा एक रेफ्यूजी है और जंग से भागकर यहाँ आया है। ये सुनकर सभी उसे पूछने लगते हैं कि क्या बाहर जंग खत्म हो चुकी है, बाहर के हालात कैसे हैं, क्या प्रेसिडेंट जापान लौट गए हैं। भोरा शांत था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि इस बारे में, और जंग को खत्म हुए तो अरसा हो गए। अब तक ये लोग इतने अनजान क्यों हैं इस बात से। इतने बेग इंसान कुछ बोलने की कोशिश करता और कहता है कि हम उसे बहुत परेशान हो गए, वो अब अनाज भी खाने लगे हैं, कुछ करना चाहिए हमें। इसे आगे वो कुछ बता पाता कि मुखिया का बेटा शुंग उसे चुप करा देता, पर भोरा को लगता है कि शायद वो चूहों की बात कर रहा है, इसीलिए वो उनसे पूछता है तो शुंग कहता है कि ये कोई मामूली चूहे नहीं है। तभी भोरा अपनी बांसुरी की धुन निकालने लगता है और ऊपर की दीवार में हलचल होना शुरू हो गई थी। सभी ये देखकर हैरान हो गए थे, शायद ये वही चूहे हो सकते हैं। भोरा उन्हें बताता है कि मेरी बांसुरी की धुन में एक जादू है जिसे सभी जीव जंतु समझते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इन चूहों से राहत आपको दिला सकता हूँ। ये सुनकर सभी के अंदर एक उम्मीद जाग उठती है कि उनके अनाज अब खराब नहीं होंगे, जिसके बाद मुखिया ऐलान कर देता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। फिर क्या था, अगले दिन से भोरा यूनी को लेकर पूरे गांव में घूमना शुरू कर देता है और हर एक गली, हर एक छेद को तलाशने लगता है। उधर यूनी मीशो के पास बैठकर देखता रहता है। उसे उसमें अपनी माँ की परछाई दिखाई दे रही थी, क्योंकि जैसे वो उसका ख्याल रखती थी सेम उसी तरह से उसकी माँ भी उसे रखती थी। लेकिन तभी वहाँ पर भोरा आ जाता है और उसे कहीं न कहीं मीशो पसंद आने लगी थी। लेकिन इतने में वहाँ पर मुखिया आ जाता है, जिसकी वजह से मीशो थोड़ी घबरा जाती है। उनके जाने के बाद उसके घर की टूटी छत को ठीक करते समय भोरा देखता है शुंग एक बाल्टी से कच्चा मांस बाहर निकालता है और उन चूहों को खिला रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसीलिए रात के खाने के दौरान वो इस बारे में मुखिया से पूछता है तो मुखिया उसे बताने लगता है कि ये बात सालों पुरानी है, हमने बहुत कोशिश की कैसे भी करके इन्हें रोका जा सके, लेकिन इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। तो हमने जो बिल्लियां इन्हें पकड़ने के लिए रखी थी, इन चूहों ने उस बिल्लियों तक को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया और उनके कानों को काटने लगे। ऊपर से जंग का ऐलान भी हो चुका था। हमें डर था कि कहीं दुश्मन यहाँ तक ना आ जाए, इसीलिए एक दिन हमने फैसला किया कि हम इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन कुछ बूढ़े लोग और एक तांत्रिक ने जाने से मना कर दिया
और यहीं रुकने का फैसला लिया। हमें तो जाना ही था, इसीलिए हम लोग चले गए, पर कुछ दिन बाद पता चला कि दुश्मन हमारे गांव तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए हम वापस आ गए। लेकिन जब हमने अपनी गांव की हालत देखी तो दंग रह गए, क्योंकि सभी चूहों को खाना ना मिलने की वजह से उन्होंने उन बूढ़े बीमार लोगों को अपना शिकार बनाया और उन्हें खाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से मैंने शुंग से कहा कि तुम्हें हर रोज उन्हें मांस खिलाना है, ताकि वो आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये बात सुनने में बहुत ही अजीब लग रही थी, पर बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। वहीं भूरा को इन लोगों के लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए वो अपने काम की रफ्तार को और बढ़ा देता है। वो 2 तरह के खास पाउडर बनाता है, पहला जो कि चूहों को बहुत पसंद है और दूसरा जो उन्हें नापसंद है। वो सभी को इकट्ठा करता है और उन्हें अपनी रणनीति बताता है कि कैसे वो एक ऊंची पहाड़ पर आग जलाएगा और उसमें वो दूसरा वाला पाउडर डालेगा। उस पहाड़ी से जब उसका धुआं नीचे की ओर आएगा तो वो सभी चूहे बाहर निकलेंगे और फिर उसके बिछाए उनके पसंदीदा पाउडर का पीछा करते हुए एक गुफा में जाने लगेंगे, जो कि उसने बनाई है। और सभी को उसका ये आइडिया सही लगता है, लेकिन कुछ को बकवास भी। फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। अगली सुबह वो काम को अंजाम देता है और आग जलाकर उसमें पाउडर को डाल देता है। नीचे सारे गांव वाले मुंह पर कपड़ा बांधकर खड़े हो जाते हैं। कुछ पल के बाद जो मंजर दिखता है वो हैरान कर देने वाला था। सभी की आंखें भर जाती है। एक साथ इतने चूहे किसी ने नहीं देखे थे। वो सभी बाहर की ओर भाग रहे थे और उनके पसंदीदा पाउडर का पीछा करके उस गुफा तक जाने लगते। इधर भूरा को उनसे पहले वहां पहुंचना है, लेकिन वो बीच में लड़खड़ा जाता है, वहीं गिर जाता है। अब अगर वो सही समय पर नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। पर तभी वहां यूनी आता है और अपने पिता की मदद करता है और उनके गुफा तक लेकर जाता है। फिर दोनों जल्दी से गुफा को बाहर से एक बड़ी पत्थर को लगा देते हैं। सारे चूहे उसके अंदर बंद हो चुके हैं। उसकी इस कामयाबी से सभी गांव वाले बहुत ही खुश हैं और सबसे ज्यादा मीशो, क्योंकि उसे हमेशा से उन पर भरोसा था। अब बाप बेटे के लिए आज रात दावत रखी जाती है, लेकिन यहाँ हम दूर खड़े मुखिया को देखते हैं जो किसी गहरी सोच में डूबा था। शायद उसे जो इनाम देना है वो उसी के बारे में सोच रहा हो, या फिर कुछ और वजह हो जो सिर्फ उसे ही पता है। उस रात सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन भूरा और मीशो अलग कोने में बैठकर कुछ पल साथ बिताते हैं। वहां भूरा उसे अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि जंग में मेरी पत्नी गुजर जाने के बाद यूनी पहली बार किसी दूसरी औरत से इतना जुड़ा है और वो तुम हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मीशो कुछ नहीं बोलती तो भूरा उसे एक तोहफा देता है। तभी वहां से मुखिया गुजरता है, जिसे देखकर मीशो वहां से भाग जाती है। अब भूरा को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे इतना डरती क्यों है। खैर अगले दिन वो उसके दिए हुए तोहफे को खोलती है, जिसमें एक हेयर पिन होती है जो यूनी की माँ की थी। अब मीशो उसे बालों में लगा लेती है। अब यहाँ दोनों के बदलते हुए आव भाव को दूर बैठा मुखिया देख रहा था। उसे डर महसूस होने लगता है कि कहीं भूरा ने उसे बता तो नहीं दिया कि बाहर जंग खत्म हो गई है, वरना उसका ये बसाया हुआ साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मौका देखकर वो मीशो को बुलाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें वो दिन याद है ना, जब तुम भीख मांगते हुए मेरे पास आई थी और यहाँ पर रहने के लिए कह रही थी। तब मैंने तुम्हें जगह दी और अब तुम शहर जाने की सोच रही हो। मीशो कहती है कि उसे तांत्रिक नहीं बनना है, उसे ये सब नहीं आता। पर मुखिया उसे समझाता है कि तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहूंगा, बस उसकी नकल करते रहो। अब उसके जाने के बाद भी मुखिया को डर सता रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि उसके एक झूठ की वजह से ये पूरा गांव पल रहा है। दरअसल दोस्तों, जो कहानी मुखिया ने भूरा को सुनाई थी, लेकिन सच्चाई में कहानी उससे थोड़ी अलग है। कुछ सालों पहले जब ये लोग गांव छोड़कर चले गए थे तो एक तांत्रिक इन्हें जाने से मना करती है, लेकिन मुखिया ने सभी को बहका दिया और उन्हें लेकर यहाँ से निकल गया। जिसके बाद कुछ ही लोग इस गांव में भूखे प्यासे बचे थे, लेकिन बाद में जब ये लोग वापस आए तो उस तांत्रिक औरत ने इन्हें अंदर आने से मना कर दिया। जिसके बाद मुखिया ने उसके आगे हाथ पैर जोड़े, बहुत विनती मांगी, जिसे तांत्रिक का दिल सहम गया और उसने इन्हें अंदर बुला लिया और ये कर दी उसने सबसे बड़ी भूल। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। सभी लोग अब भूरा के आने से बहुत खुश थे। उसने कितनी बड़ी मुसीबत उनकी हल कर दी। कुछ लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहां पर मुखिया आ जाता है। सभी सहम जाते हैं और चुप हो जाते हैं। इतने में शुंग बोलता है कि मुझे लगता है कि भूरा और मीशो यहाँ से भागना चाहते हैं। असल में चूहे उसकी वजह से नहीं, बल्कि मीशो में आई तांत्रिक की आत्मा की वजह से भागे। वो तो बस इनाम की बड़ी रकम लेकर यहाँ से भागना चाहता है। एक इंसान कहता है कि अगर हमारा गाँव से तांत्रिक चली गई तो हमारी रक्षा कौन करेगा। मतलब इतना ज्यादा अंधविश्वास। इतने में मुखिया बोल उठता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि भूरा एक चीनी जासूस है, जिसे आर्मी ने यहाँ पर भेजा है ताकि वो वापस जाकर और भी लोगों को यहाँ पर ला सके और फिर वो सब मिलकर हमारे इस गांव को खत्म कर दे। ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर भी जाते हैं। फिर क्या था, ये जहर का असर अगले दिन से दिखना शुरू हो जाता है। कोई भी अब भूरा से नजरें तक नहीं मिला रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से इन लोगों को क्या हो गया। कल तक तो सब सही थे। अब रात में जब वो अपने कमरे में आता है तो देखता है कि वहां पर मीशो उसके बेटे के पास बैठी हुई है।
वो ये देखकर भावुक हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो हाँ में जवाब देती है, जिसे सुनकर भूरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है कि ठीक है, रुको मैं अभी इनाम के पैसे लेकर आता हूँ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मीशू उसे रोक लेती है और कहती है कि हम शहर में जाकर कुछ काम कर लेंगे, लेकिन तुम वो पैसे मत लो, तुम्हें नहीं पता कि उन लोगों ने क्या किया है। मासूम भोरा को कुछ पता नहीं होता, तो वो सो जाने के बाद बड़ी खुशी खुशी बाहर जाता है और मुखिया से अपने इनाम मांगता है, जो कि वो उसे देता है। लेकिन जैसे ही वो पैसे लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, शुंग उसकी 5 उंगलियों को काट देता है और भोरा दर्द के मारे चीखने लगता है, ये क्या कर दिया तुमने, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इतने में मुखिया उठकर उसका बस्ता उठाता है और उसमें उसका सारा सामान बिखर देता है। उसी में से 2 पर्ची भी निकलती है जो डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों की थी। लेकिन मुखिया गांव वालों के सामने उन पर्चियों को दिखाते हुए कहता है कि देखो, इसने हमारे गांव का नक्शा बनाया है और ये चीनी आर्मी का लेटर है। उसने उस दिन पहाड़ी पर इसीलिए आग जलाई थी ताकि ये उन लोगों को सिग्नल दे सके। अब पूरा गाँव अनपढ़ था, वो उसकी बातों को सच मान लेते हैं जो मुखिया उन्हें कहता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, शिक्षा जरूरी है, वरना एक इंसान आपको भेड़ बकरियों की तरह चराता रहेगा और आप उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे बिना सच और झूठ को जाने। अपने पिता की चीख सुनकर यूनी बाहर आता है और उनकी कटी हुई उंगलियों को देखकर रोने लगता है। लेकिन वो गांव वाले उस मासूम को भी नहीं बख्शते और उसे भी खूब मारते हैं। वही अगले ही पल हम झोपड़ी से मीशू को बाहर निकलते हुए देखते हैं। उसकी पेट में चाकू घोपा हुआ था, उन्होंने उसे भी मार दिया। पर अपने आखिरी समय पर वो तांत्रिक की असली नकल करती है ताकि भूरा और यूनी की जान बच जाए। वो उस रियल तांत्रिक की आखिरी कुछ शब्दों को दोहराती है कि जब तक तुम उसे माफी नहीं मांगोगे, वो आएगी, हर दिन आएगी, तुम्हारा काल बनकर। ये सुनकर मानो पूरे गांव वालों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके सामने उनकी मौत खड़ी हो। मीशू अपना दम तोड़ देती है, पर जाते जाते भी उसने वो तोहफा अपने हाथ में रखा, वही हेयरपिन जो भोरा ने उसे दी थी। अब गांव वालों को वो दिन याद आ जाता है जब उन्होंने तांत्रिक के साथ वो जुल्म किया था। मुखिया की बातों में आकर दरअसल जब उसने इन्हें अंदर आने दिया, कुछ दिन बाद से चूहे की महामारी शुरू हो गई और मुखिया ने एक षड्यंत्र रचा और तांत्रिक को झूठे आरोपों में फंसा कर कैद कर दिया और उसे वही काल कोठरी में बंद कर दिया जहाँ पर चूहे रहते थे। फिर क्या था, हर दिन थोड़े थोड़े चूहे उसे खाने लगे और जब उसका आखिरी दिन करीब आ गया तो उसे बाहर निकाला गया और तब उसे पूरे गांव वालों को श्राप दिया कि उन्हें भी वही मौत नसीब होगी जो उन्होंने उसे दी है, उनका भी काल आएगा। सभी ये सुनकर डर जाते हैं, इसीलिए मुखिया उसे जिंदा ही जला देता है। आज फिर से मीशू ने दम तोड़ने से पहले उसी शब्दों को दोहरा दिया है, जिससे कि सभी को यकीन हो गया है कि अभी भी वो श्राप खत्म नहीं हुआ है। अब मुखिया अब चाहकर भी भोरा को नहीं मार सकता, इसीलिए वो उसे वहां से जाने को कह देता है। जिसके बाद घायल भोरा अपने बेटे को लेकर जंगल में दर्द से कर्राते हुए आगे बढ़ता रहता है। अब रात में यूनी मुखिया का दिया हुआ खाना खाता है, पर इंसानियत ने अपना दम तोड़ दिया था। उस खाने में जहर था। बेचारे इस मासूम ने उनका क्या ही बिगाड़ा था, वो तो खुद बीमार से जूझ रहा है। अब भोरा अपने बेटे को अपने गोद में दम तोड़ते देख खुद को रोक नहीं पाता। उसने फिर से वही सब करना शुरू किया, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा था। भोरा ने आग जलाई, लेकिन उसने उसमें पाउडर वो वाला डाला जो चूहों को पसंद है। जिसके बाद उसने खुद के पूरे शरीर पर नापसंद वाला पाउडर मल लिया और जाकर उस गुफा के गेट को खोल दिया। जिसके बाद एक एक करके सारे चूहे फिर से गाँव की ओर बढ़ने लगे और सोते हुए लोगों को धीरे धीरे खाने लगे। सभी लोग उस पाउडर की वजह से बेहोशी की हालत में पड़े थे और जब तक वो जागते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुखिया का बेटा भी मारा गया। वही मुखिया खुद को बचाने के लिए रस्सी पे चढ़ गया, लेकिन भोरा ने वो रस्सी काट दी। जिसके बाद वो अपनी बांसुरी बजाना शुरू करता है, जिससे कि वो चूहे धीरे धीरे करके उसके पूरे शरीर पर चढ़ जाते और उसे नोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ उस तांत्रिक का वो श्राप पूरा हो गया। सभी को वही मौत नसीब हुई जो उन्होंने उसे दी थी, पर यहाँ पर बच्चे बचे रह गए, जिसमें अगले दिन भोरा अपनी बांसुरी की धुन में चलाते हुए जंगल में ले जाता है उन्हें और उसी गुफा में जाने को कहता है जिसमें चूहे बंद थे। जिसके बाद वो उसके गेट को बंद कर देता है और उसने इस गांव के अंश को ही मिटा दिया, खत्म कर दिया। पहले भी ये गांव के बारे में किसी को पता नहीं था और ना ही अब किसी को पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या उस बच्चों को छोड़ देना चाहिए था? इसीलिए कहते हैं कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि तब वो सबसे भयानक रूप ले लेता है। आपको क्या लगता है कि उसे बच्चों को छोड़ देना चाहिए था या उसने सही फैसला लिया? तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।